हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। तो आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन खतरनाक वीडियो लाए हैं जो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। आपका जो एग्जाम आने वाला है, लाइक एसएससी, स्टेट, पीएससी, रेलवे, यूपीएससी, सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक इससे पहले एक और वीडियो आया था जो कि जस्ट पार्ट नंबर 6 था। वो मोस्टली सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग उस पर डिस्कशन किए थे। और आज का जो वीडियो है वो भी ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम पर ही है। और काफ़ी ज़्यादा हम लोग रिसर्च करके आज का वीडियो लाए हैं। बहुत सारा सोर्स से हेल्प लिए हैं, तो जिसमें कि बहुत सारा फैक्ट पता चलेगा आप लोग को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसमें अराउंड 30 MCQ होगा, जो कि 30 से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप लोग को नॉलेज वहाँ हो जाएगा। अराउंड 100 MCQ के इक्विवेलेंट है ये 30 MCQ, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन करेंगे, अच्छे से एक चीज़ को समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो देखिए क्वेश्चन है, द प्लैनेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द अर्थ आर। अर्थ के दोनों तरफ क्या क्या प्लैनेट है? तो आपका पहला ऑप्शन है, देखिए, मार्स एंड जुपिटर। सेकंड ऑप्शन है मरकरी एंड वेनस। थर्ड है वेनस एंड सैटर्न। फोर्थ है मार्स एंड वेनस। तो अर्थ के देखिए, ये अर्थ है नीला रंग का। इसके एक तरफ मार्स है, एक तरफ वेनस है ना। इधर इधर वेनस, इधर मार्स है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। ऑप्शन 1 जुपिटर, ऑप्शन 2 सैटर्न, ऑप्शन 3 मार्स, ऑप्शन 4 मरकुरी। बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध, इसमें से कौन सा प्लेनेट है जो रात के समय में लाल दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता होगा, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी है बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आइसोहेल्स आर द आइसोप्लेट्स ऑफ, क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है सनसाइन, ऑप्शन 2 है फ्लावरिंग टाइम, ऑप्शन 3 है रेन, ऑप्शन 4 है क्लाउड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सनसाइन। तो बेसिकली देखिए क्या होता है, आइसोहेल्स आर द इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस वेयर सनलाइट फॉल्स फॉर सेम ड्यूरेशन। तो आइसोहेल एक काल्पनिक लाइन है। काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जो कि मतलब रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइसो हेल्स एक इमेजिनरी लाइन है, और वो उन सारे प्लेस को कनेक्ट करता है जिस जिस प्लेस पर सनलाइट इक्वल ड्यूरेशन के लिए रहता है, एग्जिस्ट करता है, फॉल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो हेल्स। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। तो ये सबको पता है। ऑप्शन 1 है जुपिटर, ऑप्शन 2 है वेनस, ऑप्शन 3 है सैटर्न, ऑप्शन 4 है यूरेनस। पहला है बृहस्पति, दूसरा है वेनस शुक्र, तीसरा है सैटर्न शनि, और उसके बाद यूरेनस। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुपिटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ जुपिटर इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? ऑप्शन 1 है 1/10 ऑफ द सोलर मास, ऑप्शन सेकंड है 1,000th ऑफ द सोलर मास, ऑप्शन 3 है 1/100th ऑफ द सोलर मास, ऑप्शन 4 है हाफ ऑफ द सोलर मास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला पार्ट, 1,000 ऑफ द सोलर मास, मतलब सन का मास। सन का मास, मास ऑफ सन, ऐसे लिखिए, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय 1,000, ये हो जाता है जुपिटर का मास। जुपिटर मास, तो सन के मास का 1,000 पार्ट जो है वो जुपिटर का मास होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज। सन का सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? तो ये आप लोग को एक डायग्राम यहाँ पर लाए हैं, देखिए, देख सकते हैं। यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है सन का, है ना। यह मर्क्यूरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये नेपच्यून है, ये यूरेनस है। प्लूटो को अभी फिलहाल ग्रह के कैटेगरी से निकाल दिया गया है, प्लैनेट कैटेगरी से, क्योंकि वो 3 क्राइटेरिया होता है किसी भी प्लैनेट
अगर वो फुलफिल करता है तो उसको प्लेनेट में काउंट किया जाता है। तो पता चला कि प्लूटो जो है थर्ड क्राइटेरिया को, एक क्राइटेरिया है उसको ओबे नहीं कर रहा है। तो 2006 में उसको प्लेनेट के लिस्ट से हटा दिया गया है। क्या है थर्ड क्राइटेरिया, आगे ऐसा एमसीक्यू आएगा जहाँ पर हम लोग काफी बेहतरीन तरीके से उस चीज को समझेंगे। टेक्स 88 डेज टू मेक वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इज, ऑप्शन वन है मर्क्यूरी, ऑप्शन टू है सैटर्न, ऑप्शन थ्री है जुपिटर, ऑप्शन फोर है मार्स। बोल रहा है ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि 88 दिन में सन का चक्कर मारता है, सन के चारों तरफ घूम जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसका बुध दिया है मरकरी, दूसरा शनि, तीसरा जुपिटर बृहस्पति और चौथा मार्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरक्यूरी, बुध, ये वाला। तो ये देखिए हम लिस्ट दे दी है आपको कौन सा ग्रह कितने दिन में एक सन का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारता है। उसका एक पूरा लिस्ट बना हुआ है यहाँ पर। ये अर्थ डे के टर्म में है, ये सब जो डे है 88 डे, ये अर्थ से काउंट किया गया डे है। उसका डे अलग होता है अलग अलग प्लेनेट का। उसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का होगा उसमें डिस्कस किया जाएगा, करेंगे उसको हम। तो फिलहाल यहाँ पर 88 डेज याद रखना है, और वो डे होता है सन अर्थ के डे के रिस्पेक्ट में। तो ये सारे प्लेनेट का डेज लिखा हुआ है। देखिए हम लोग का अर्थ का 365 डे लगभग होता है, वेनस का इतना, मार्स का इतना, जो जितना दूर जा रहे हैं हम लोग देखिए सन से, डेज बढ़ रहा है। तो सबसे कम डे लेता है मर्क्यूरी। और सबका डे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग को अगले एग्जाम में या कहीं पर भी आ सकता है, तो इसको माइंड में रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा इज, सुपरनोवा क्या है? तो ऑप्शन ए है कोमेट, ऑप्शन फर्स्ट है कोमेट, ऑप्शन टू है एन एस्ट्रॉयड, ऑप्शन थ्री है एन एक्सप्लोटिंग स्टार, ऑप्शन फोर है ब्लैक होल। तो सुपरनोवा क्या है? कोमेट है या फिर एस्ट्रॉयड है या फिर एक्सप्लोडिंग स्टार है या फिर ब्लैक होल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक्चुअली जो सुपरनोवा होता है ये फूटता हुआ तारा है, टूटता हुआ तारा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री। एस्ट्रॉयड नहीं, एस्ट्रॉयड क्या होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी रैंडम डायरेक्शन, मतलब रेंडमली कहीं पर भी किसी भी प्लैनेट के बगल से गुजरता है या उसको स्ट्राइक भी कर दे। जैसे अर्थ पर बहुत सारा बार हो चुका है ऐसा कि एस्ट्रॉयड आके टकराया है, जिससे बड़ा बड़ा लेक और बना है और बहुत जगह धंस गया है, उसका भी प्रूफ सारा है। तो एस्ट्रॉयड एक तरह से अलग चीज होता है, और सुपरनोवा जो है वो एक ब्रस्ट करता हुआ एक स्टार है, तारा है वो। तो देखिए सुपरनोवा इज द एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार, ये एक स्टार का एक्सप्लोजन है, फूटना है स्टार का। इट इज द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस इन स्पेस, ये स्पेस में लेने वाला सबसे बड़ा जो विस्फोट होता है उसमें से एक होता है सुपरनोवा। जब स्टार लास्ट स्टेज में रहता है, मरने के टाइम में रहता है, तो वो फूट जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सुपरनोवा। तो अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, द विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज अर्थ? हम लोग का सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि लगभग अर्थ के बराबर का है से साइज में? ऑप्शन वन दिया है मर्क्यूरी बुध, ऑप्शन टू दिया है मार्स मंगल, ऑप्शन थ्री है वेनस शुक्र, ऑप्शन फोर है प्लूटो। तो प्लूटो तो फिलहाल अभी नहीं है, प्लैनेट के लिस्ट से हट गया है, इसका रीजन बताएंगे अभी जस्ट आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा। ये वेनस जो है ना, लगभग ऑलमोस्ट अर्थ के साइज का आता है ये वेनस। ये देखिए वेनस है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, और यहाँ पर अर्थ है, लगभग लगभग सेम साइज का, थोड़ा सा छोटा होता है ये अर्थ के कंपैरिजन में। और मार्स थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू वेनस। तो लगभग ये दोनों, इसको हम लोग सिस्टर भी बोलते हैं, वेनस को क्या बोलते हैं, अर्थ का सिस्टर भी बोला जाता है। तो इसीलिए क्योंकि दोनों का लगभग साइज सेम होता है, सब कुछ उसमें, लेकिन बहुत और कुछ डिफरेंस है बहुत, क्योंकि हॉटेस्ट प्लेनेट होता है जो वेनस है, शुक्र है सबसे गर्म ग्रह है वो। और भी वो बहुत कुछ इसमें जो है कि डिफरेंसेस है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? इसको बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। ऑप्शन वन है सैटर्न, टू है अर्थ, थ्री है जुपिटर, फोर है मार्स। शनि ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, किसको बोला जाता है नीला ग्रह?
तो ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, अर्थ को ही बोला जाता है नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर वायुमंडल है, जिसके कारण ये स्पेस से आप इसको देखेंगे तो ये नीला दिखेगा, ये ब्लू दिखता है। देन नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज अर्थ। जस्ट ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम में आया, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, बहुत रिपीट भी होता है, इसलिए यहाँ पर भी एक बार रिपीट हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर भी जस्ट हम लोग देखे थे, वेनस होगा। देन क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग का, विच प्लेनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका सैटेलाइट नहीं है, मतलब जिसका मून नहीं, जिसका चंद्रमा जैसे अर्थ का है ना, उस टाइप का उसकी तरफ कुछ घूमने वाला नहीं है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है। तो इसका याद रखिएगा, ये जो सन के नज़दीक में दो प्लेनेट है, मर्क्यूरी एंड वेनस, इसका सैटेलाइट नहीं होता है, इसका उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार बहुत सारा एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होने का चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हॉट क्वेश्चन है ये। तो देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेनेट विच हैज द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर। किस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, किस प्लेनेट का सतह का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन 1 जुपिटर, ऑप्शन 2 अर्थ, ऑप्शन 3 प्लूटो, ऑप्शन 4 वेनस। बृहस्पति का होता है या अर्थ का होता है या प्लूटो का होता है या वेनस का होता है। प्लूटो तो अभी कट गया है फिलहाल लिस्ट से, तो प्लूटो का बात ही नहीं करेंगे, अब कोई दूसरा ग्रह आप पुट कर देगा, आपको ऑप्शन में दूसरा कोई प्लेनेट का नाम दे देगा। तो इसका करेक्ट आंसर अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे गर्म जो होता है ना, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर प्लेनेट में, वो वेनस का होता है, शुक्र का होता है। वेनस मर्क्यूरी का नहीं होता है। बहुत आदमी, बहुत स्टूडेंट ऐसा करता है कि वो समझता है कि नज़दीक है वेनस तो उसी का सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है, वेनस का ज़्यादा होता है सरफेस टेम्परेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कन्फ्यूजन बहुत सारा इस क्वेश्चन में होता है, लेकिन ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन नियरली, कितने टाइम में हम लोग को सन से रोशनी, सूर्य से रोशनी प्राप्त होता है। ऑप्शन पहला दिया है 8 मिनट, 2 दिया है 2 मिनट, 3 दिया है 6 मिनट, 4 दिया है 4 मिनट। तो सन से लाइट अर्थ बनाने में लेता है अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट लेता है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज। ऑप्शन ए दिया है वाइट ड्रॉप, ऑप्शन दिया है बी, सेकंड दिया है ब्लैक होल, ऑप्शन 3 दिया है पल्सर, ऑप्शन 4 दिया है क्वासार। तो स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार किसको बोला जाता है। तो पहला दिया है वाइट ड्रॉप, सेकंड दिया है ब्लैक होल, तीसरा दिया है पल्सर, चौथा दिया है क्वासार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्सर। पल्सर याद रखिएगा, पल्सर तो बहुत फेमस चीज है, बाइक का नाम है पल्सर। तो घूमता हुआ मतलब क्या बोलते हैं, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार। तो याद रखिएगा, स्पिनिंग मतलब घूमना, है ना, न्यूट्रॉन स्टार। अब बताएंगे अभी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में क्या है ये। तो पल्सर जो है वो होता है स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर बाइक, ऐसे याद रखिए। तो पल्सर्स आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन्स स्टार्स observed to have pulses of radiation at very regular interval that typically ranges from millisecond to second। मतलब पल्सर एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स है जो कि एक फिक्स इंटरवल पर पल्स एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है वो। ठीक है, पल्स ऑफ रेडिएशन, वो एक मतलब एक तरह से कुछ फिक्स इंटरवल के बाद वो एक तरह से रोशनी निकलता है, उससे रेडिएशन निकलता है, इसलिए उसको बोला जाता है पल्सर। और वो जो कितना टाइम के इंटरवल पर निकलता है, लगभग मिली सेकेंड या सेकेंड के इंटरवल में निकलता है। देखिए पल्सर का एक छोटा सा एक डिजाइन है, इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं लोग, पल्सर ऐसा होता है और यहाँ से ये रेडिएशन निकल रहा है दोनों तरफ से। तो ये जो कुछ ये जो निकलता है ना, ये मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड या सेकेंड के जनरली, हर एक सेकेंड बोल सकते हैं, एक सेकेंड पर या फिर उससे कम टाइम पर ये कॉन्स्टेंटली इधर से निकलते रहता है लाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मून कंप्लीटली कवर्स द सन इट इज नोन एज, क्या होगा।
ऑप्शन ए दिया है द अनट्रुम्ब्रा, ऑप्शन 2 दिया है द अम्ब्रा, ऑप्शन 3 दिया है द नुम्ब्रा, ऑप्शन 4 दिया है नॉन ऑफ दिज। तो क्या करेक्ट होगा? तो याद रखिएगा, जब मून कंप्लीटली कवर कर लेता है सन को तो उसको बोला जाता है यहाँ पर से ये वाला ऑप्शन 2 द अम्ब्रा। तो ये देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो डार्क रीजन है ना, ये इसको अम्ब्रा बोला जाता है। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ड्यूरिंग एन एक्लिप्स टू शेडोज आर कास्ट, द फर्स्ट इज कॉल्ड अम्ब्रा, then this shadow gets smaller as it goes away from the sun। ये smaller होता है shadow। if uh, if it is the dark center of eclipse shadow, it is the dark center of eclipse shadow। ये dark center ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग अम्ब्रा। ये वाला, ये डार्क वाला देखिए, दो तीन तरह का शेडो बनता है। तो अभी फिलहाल हम दो देख रहे हैं, आगे देखेंगे एक और बनता है शेडो। तो ये वाला जो है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड शेडो जो है, द सेकेंड शेडो इज कॉल्ड द न्यूम्ब्रा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंड शेडो को? पेनुम्ब्रा या पेनम्ब्रा ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, पेनम्ब्रा। तो पहला ऑप्शन दिया था द अनटुम्ब्रा, देन दिया है सेकंड दिया है इसका द अम्ब्रा, ऑप्शन 3 दिया है पेन अम्ब्रा, देन फोर्थ दिया नॉन ऑफ दिस। तो जो कंप्लीटली कवर करता है सन को, उसको हम लोग बोलते हैं ये वाला। ये मून है देख लीजिए, यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है। ये वाला जो पार्ट है ना, डार्केस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग अम्ब्रा। और ये वाला जो होता है इधर वाला पार्ट शेडो का, उसको बोलते हैं हम लोग पेनम्ब्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द शेडेड shadow cast during eclipse, darkest portion of the shadow cast during eclipse। अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए थे, अम्ब्रा बोलते हैं हम लोग इसको। डार्केस्ट सबसे ज्यादा काला वही होता है अम्ब्रा वाला। तो ये डायग्राम अभी आप लोग देखे थे जस्ट, तो ये वाला पार्ट डार्केस्ट पोर्शन सबसे ज्यादा काला वाला अम्ब्रा बोला जाता है। देन द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन इज, तो सन के तरह कितना टोटल जो प्लेनेट है रिवॉल्व करता है, ये सबको पता होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन दिया है 8, थर्ड दिया है 7, फोर्थ दिया है 6। क्या करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 प्लेनेट। 9 प्लेनेट था जिसमें प्लूटो को फिलहाल अभी हटा दिया गया है, वो एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 8 प्लेनेट है जो कि सन के अराउंड अभी रिवॉल्व कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सोलर और लूनार eclipse द रीजन ऑफ अर्थ शेडो इज डिवाइडेड इनटू। पहला दिया है 5 पार्ट्स, दूसरा दिया है 4 पार्ट्स, तीसरा दिया है 2 पार्ट्स, चौथा दिया है 3 पार्ट्स। मतलब सोलर लूनार एक्लिप्स के टाइम में जो अर्थ शेडो का जो को हम लोग कितने पार्ट में अर्थ पर जो शेडो आता है उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए 5 पार्ट दिया है, 4 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 पार्ट। क्या क्या होता है उसको देखिए, इन ए सोलर और लूनार एक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शेडो इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। द 3 पार्ट्स आर अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड अंटुम्ब्रा। ये 3 पार्ट होता है, उसको डायग्राम से देख सकते हैं। ये सबसे जो डीपेस्ट ब्लैक वाला सबसे काला वाला होता है उसको अम्ब्रा बोला जाता है। देन ऊपर से थोड़ा सा वो जो थोड़ा सा लाइट होता है उसको पेनम्ब्रा बोला जाता है। और जो सेकेंड डार्क बोल सकते हैं उसको अनटुम्ब्रा बोला जाता है। तो ये 3 टाइप का शेडो होता है ड्यूरिंग ए सोलर और लूनार एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के टाइम में जो अर्थ पर जो शेडो आता है उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दिया है, हम लोग उसको 3 पार्ट में कर सकते हैं। और उसका एक डायग्राम हम लोग यहाँ पर अभी देखिए देख रहे हैं। ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है इधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे एंड नाइट आर इक्वल एट द, कहाँ पर होगा? पहला दिया है दिन और रात कहाँ पर इक्वल होता है। पहला दिया है प्राइम मेरिडियन, दूसरा दिया है अंटार्कटिक
ऑप्शन 3 दिया है पोल्स और ऑप्शन 4 दिया है इक्वेटर। कहाँ पर दिन और रात समान होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो इक्वेटर है, ये रेड वाला लाइन, ये इक्वेटर है। यहाँ पर दिन और रात समान होता है इक्वेटर पर। काफी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्वेटर, नंबर 4। देन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स। पहला दिया है जापान, दूसरा दिया है पाकिस्तान, तीसरा दिया है चाइना, चौथा दिया है इंडिया। तो आपको लोग को क्या लग रहा है, पाकिस्तान पहला ऐसा कंट्री होगा जो जाकर के मंगल ग्रह को ऑर्बिट किया होगा? तो ये ऑप्शन देख करके ही हंसी आ रहा है फिलहाल। तो इसको फुर्सत ही नहीं है बम ब्लास्ट करने से और तबाही मचाने से, अशांति फैलाने से। तो पाकिस्तान तो पहले ही लोग देख के काट देगा कि पाकिस्तान होगा नहीं। जापान, चाइना, इंडिया, इसमें से अब हम लोग को सोचना है। तो आप लोग के लिए गर्व का बात है, हम लोग सभी के लिए गर्व का बात है कि ये काम जो है, सबसे पहला कंट्री था एशियन कंट्री इंडिया, जो पहला अटेम्प्ट में ऑर्बिट किया है मार्स को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इंडिया इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू सक्सेसफुली प्लेस ए स्पेसक्राफ्ट इन द ऑर्बिट अराउंड मार्स एंड द फर्स्ट कंट्री एनीवेयर टू डू सो ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब ऐसा पहला कंट्री है जो कि एक ही बार में पहुंच गया वहां उसका ऑर्बिट के पास। मंगलयान लॉन्च किया था 2013 के आसपास। तो ये चीज एक इंडिया का रिकॉर्ड है और एशिया का ऐसा पहला कंट्री है जो कि मार्स को ऑर्बिट किया है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इट वाज इंडिया फर्स्ट interplanetary mission and it is made by ISRO, the fourth space agency to achieve Mars orbit। ये इसरो के द्वारा किया गया था। और ये इससे पहले जो है 3 स्पेस एजेंसी इस पर काम किया है। पहला दिया है रोसोकॉम्स, रॉसकॉम्स ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, रॉसकॉस्मोस, देन नासा, और उसके बाद है यूरोपियन एजेंसी। ये तीनों इससे पहले किया हुआ था इसरो से पहले। फोर्थ नंबर में इसरो आकर के भी एक ही बार में बाउंड्री पार कर दिया। तो काफी अच्छा चीज है। इट मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्टिन ऑर्बिट मार्टिन ऑर्बिट एंड द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू डू सो इन इट्स मेडन अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट में। और ये कब हुआ था? मार्स, जो मंगलयान लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट बाउंड फॉर मार्स। इंडिया बिल्ट मंगलयान, मार्स क्राफ्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं मंगलयान को, टू स्टडी द रेड प्लेनेट एंड टेस्ट की टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लोरिंग द इनर सोलर सिस्टम। तो और सभी कुछ सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करना है था उसको, और मार्स के बारे में बहुत कुछ पता लगाना था। तो उसके लिए हम लोग मंगलयान भेजे थे पहला बार 5 नवंबर 2013 को, इसरो लॉन्च किया था इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following scientists proved that the path of each planet around the sun is elliptical? ऐसा कौन साइंटिस्ट था जो ये पता लगाया था कि जो पाथ होता है किसी भी प्लेनेट का सन के अराउंड, वो एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल मतलब अंडा वाला पाथ, पूरा सर्कुलर नहीं होता है। और ये सही होता है, ये जो बात बोल रहा है, बहुत सही बात बोला है। और यही साइंटिस्ट बोला है, देख रहे हैं इसका चेहरा यहाँ पर है। तो ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था केपलर। काफी फेमस थे ये। ग्रेविटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव थ्योरी टू द बिग बैंग थ्योरी developed in 1948, stating that the universe does not change even through its expanding over time। बोला कि यूनिवर्स का चेंज नहीं होता है, ये टाइम के साथ ऑसिलेट कर, मतलब टाइम के साथ ये एक्सपेंड कर रहा है, फिर भी ये चेंज नहीं हो रहा है। ये थ्योरी 1948 में दिया गया था। अल्टरनेटिव थ्योरी बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव थ्योरी है जो इस बात को बता रहा था। तो इस थ्योरी का नाम है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी, सेकंड वाला, याद रखिएगा, जो कि डेवलप किया गया था 1948 में। ये क्या बोलता है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी? तो इसको पहले इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, फिर हिंदी में समझाएंगे आप लोग को।
Steady state theory in cosmology is a view that universe is always expanding but maintaining a constant average density, with matter being continuously created from new stars and galaxies at the same rate that old one become unobservable. मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो ऑलवेज एक्सपेंड कर रहा है। तो जिस रेट से वो एक्सपेंड कर रहा है मतलब फैल रहा है, तो उसी रेट से जो है कुछ गैलेक्सी या फिर अदर जो स्टार्स है वो जो है अंदर का डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है। और जो जिस रेट से वो एक्सपेंड कर रहा है उसी रेट से उसको भर भी दे रहा है, फिल भी कर दे रहा है। मतलब जितना रेट से वो आगे फैल रहा है उतना रेट से यहाँ पर इसको फिलिंग कर दिया जा रहा है, मतलब डेंसिटी उसका कांस्टेंट कर दे रहा है। ये मिल करके कौन सा न्यू स्टार एंड गैलेक्सी ये सब जो मतलब पैदा ले रहा है इसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो ये थ्योरी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी, मतलब जितना बढ़ा उतना पूर्ति हो गया इधर। तो इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी। तो ये 1948 में दिया गया था। अल्टरनेटिव ऑफ बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, जो सबसे मतलब मेन थ्योरी है यूनिवर्स का एक्सपेंशन का, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद इस थ्योरी पर कुछ दिन तक डिस्कशन चला था और अभी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है ये सब थ्योरी लगातार। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्टेलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज द, मतलब वेस्टर्नर्स क्या नाम से जानते हैं सप्तऋषि को? जो तारा होता है सात तारा हम लोग का, हम लोग उसको सप्तऋषि बोलते हैं। वेस्टर्नर्स क्या जानते हैं, क्या नाम से उसको? पहला है सेवन मॉन्क्स, दूसरा है अल्फा सेंटोरी, तीसरा दिया है बिग डीपर और चौथा दिया है स्मॉल बियर। तो याद रखिएगा वेस्टर्नर्स इसको बिग डीपर के नाम से जानता है सप्तऋषि स्टार को। तो इन एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी द एस्टेरियम एस्टेरिज्म, या वैसे पढ़ेंगे इसको एस्टेरिज्म ऑफ द डीपर, बिग डीपर देखिए, पार्ट ऑफ constellation of Ursa Major is called Saptarishi, which is seven stars representing seven ऋषिज, namely सब ऋषिज का नाम भी दिया है, वशिष्ठा, मारीची, पुला पुलास्त्या, देन पुलाहा, अत्रि, अंग्री एंड क्रातु। तो ये सात ऋषि को हम लोग अपने मतलब जो इंडियन हम लोग का जो वेद है, ये पुराण है, इसके अकॉर्डिंग ये सात ऋषि का ये सब नाम था। सप्त ऋषि जो तारा होता है। तो यहाँ पर देखिए सात ऋषि लोग का हम चित्र ला दिए यहाँ पर, आप लोग को याद रखने में अच्छा रहेगा। बट वो आप देखेंगे आपको इस तरह आसमान में दिखेगा वो, जब वो ब्लैक रहता है, मतलब पूरा अंधकार रहता है। क्या बोलते हैं उसको? मतलब जब नाइट पूरा डार्क रहेगा तब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो आपको मिलेगा उसी को सप्तऋषि बोलते हैं हम लोग। तो इंडियन हम लोग कल्चर में उसको सप्तऋषि बोलते हैं, सप्तऋषि स्टार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है वेस्टर्नर्स के लिए ना, बिग डीपर के नाम से वो लोग जानते हैं। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द ड्रॉप प्लैनेट, विच ऑफ दिस इज ए ड्रॉप प्लैनेट? ड्रॉप प्लैनेट किसको बोला जाता है? पहला ऑप्शन है नेपच्यून, बी है टाइटन, थ्री है एरिस एंड फोर दिया है हाइड्रा। इसको ड्रॉप प्लैनेट, ड्रॉप मतलब होता है बौना, जो ग्रो नहीं कर रहा है, जो मतलब वैसे का वैसे है, कुछ उसमें डेवलपमेंट नहीं है, उसको ड्रॉप प्लैनेट बोला जाता है। और इसी कारण प्लूटो को निकाल दिया गया था इस लिस्ट से, वो कि बोना प्लैनेट निकला वो। तो तीन क्राइटेरिया होता है जिसको अगर कोई प्लेनेट फुलफिल करता है तो वो प्लेनेट कहलाता है। कोई ऐसा बॉडी है तो अगर वो उसको फुलफिल कर रहा है और तो वो क्या होगा? प्लेनेट होगा। तो क्या है देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस। करेक्ट ऑप्शन इसका, नेपच्यून नहीं होगा, टाइटन नहीं होगा, एरिस हो जाएगा। हाइड्रा भी नहीं होगा। एरिस डज नॉट क्लियर आउट इट्स ऑर्बिट, so it did not met one of the requirements. Consequently, it was placed in the newly created
कैटेगरी ऑफ ड्रॉप प्लैनेट अलोंग विथ प्लूटो। प्लूटो के साथ इसको भी रखा गया है उसी कैटेगरी में। प्लूटो को 2006 में रखा गया है उस कैटेगरी में, याद रखिएगा। एंड अलोंग विथ प्लूटो एंड सेरस सेरेस। तो याद रखिएगा, एरीज प्लूटो सेरेस ये सब क्या है कि ड्रॉप प्लैनेट है। which also did not meet all of the requirements to be called a planet. Eris has one moon. इसका एक मून भी है, that we currently know about, जिसका पता हम लोग को पता चला है अभी कि एरिस का मून भी है। लेकिन ये तीसरा क्राइटेरिया को ओबे नहीं करता है। क्या है तीसरा क्राइटेरिया? देखिए देखिए, थ्री थिंग्स जो है, मस्ट बी इट मस्ट ऑर्बिट ए स्टार इन आवर कॉस्मिक नेबरहुड। सन जो है एक स्टार है, मतलब इसको सूर्य के चक्कर लगाना चाहिए था या कोई स्टार का चक्कर, तो हम लोग का नज़दीकी स्टार तो सन ही है। इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी फोर्स इट इनटू ए स्फेरिकल शेप। तो इसका ग्रेविटी इतना इनफ होना चाहिए कि ऑलमोस्ट ये एक स्फेरिकल शेप में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि रैंडम लंबा चौड़ा किसी भी शेप में आ जाए तो उसको एस्ट्रॉयड बोल देते हैं फिर हम लोग। स्फेरिकल शेप का लगभग दिखना चाहिए ये, दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है इट मस्ट बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉलर साइज इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब इसका ग्रेविटी इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि अगर इसका पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आए, भी सन का चक्कर मारता है, तो उसको हटा दे, उसको क्लियर कर दे ये। तो जो कि नहीं कर पाया प्लूटो, ये सब तीसरा क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया ये लोग। एरिस, उसके बाद जो है कि कौन सा था, सेरेस था, प्लूटो था, ये सब नहीं कर पाया, तो इस सबको हम लोग बोलते हैं बोना प्लेनेट, ड्रॉफ प्लेनेट, बोना ग्रह। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्स ट्विंकल बट प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। देखिए क्या बोल रहा है कि तारा चमकता है बट ग्रह नहीं चमकता है, इसका क्या रीजन है? प्लेनेट डू नॉट डू सो। तो एक्चुअली क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं। ये सब तो बकवास क्यों करेंगे आप लोग, कन्फ्यूजन होगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन जो है करेक्ट यही ऑप्शन है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अच्छे से, तो आपने लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं, इसको याद रहेगा आप लोग के लिए। देखिए, दे आर नियरर टू द अर्थ। क्या होता है कि प्लेनेट अर्थ का नजदीक होता है, स्टार बहुत दूर में होता है, जैसे लाइक सन कितना दूर है, बहुत दूर है वो। दे आर नियरर टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। मतलब क्या है कि वो काफी क्लोज है अर्थ का, और थोड़ा बहुत उस पर क्या होता है कि अर्थ का काफी क्लोज रहने से काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट हम लोग को वहां से आता है। तो थोड़ा बहुत उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा, माइनर वेरिएशन होगा इंटेंसिटी में, लाइट का इंटेंसिटी में, तो उसको हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि एक वेपर लाइट है आपके मुंह के सामने, और आपके से 1 किलोमीटर दूर में एक छोटा सा लाइट बल्ब रखा हुआ है। तो एक लाइट बल्ब है 2 किलोमीटर में, और एक छोटा सा एक बड़ा सा वेपर लाइट आपके मुंह के पास है। तो वेपर लाइट में अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा तो आप उसको नोटिस ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपका आई उसको उतना अच्छे से नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जो 1 किलोमीटर दूर में रखा हुआ है छोटा सा लाइट, उसमें अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ तो वो हम लोग नोटिस कर लेते हैं कि वो डिम हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका लाइट का इंटेंसिटी कम हो रहा है। तो वही केस यहाँ पर है। स्टार बहुत दूर होता है तो थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो वो हम लोग उसको क्या करते हैं कि पता कर लेते, उसको नोटिस कर लेते हैं। बट प्लेनेट क्या होता है कि नज़दीक में होता है तो वहाँ से काफ़ी लाइट आता है हम लोग के आँख पर, तो उसको वहाँ पर हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं कि ये भी ट्विंकल कर रहा है, ये भी चमक रहा है। तो ये इसका मेन रीजन है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ड्यू टू एक फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में फिजिक्स में कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमेना वो जो लाइट सॉरी स्टार होता है वो चमकता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इसको जब टॉपिक आएगा। तो आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा। हम लोग कंटिन्यूसली इस पर मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और इवन जीएस के अलावा आप लोग के लिए सुपर फास्ट, माइंड ब्लोइंग, डेंजरस, खतरनाक ट्रिक रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में भी लाने वाले हैं, जो कि बहुत हेल्प करेगा आप लोग को
एसएससी या अदर कोई एग्जाम है जहाँ पर अर्थमेटिक या फिर रीजनिंग रहेगा, एक से खतरनाक माइंड ब्लोइंग ट्रिक आ रहा है धीरे धीरे, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। आप लोग से बस सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन का चाहिए, सपोर्ट। और मोटिवेशन मीन्स आप लोग समझ ही रहे हैं कि इस वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसी तरह से हम लोग का जोश बढ़ेगा, और फिर तो फाड़ देंगे। उसके बाद आप लोग के लिए एक से एक वीडियो आएगा बढ़िया अंदाज में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं हम लोग आउटरमोस्ट लेयर को? पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा है क्रोमोस्फेयर, तीसरा है फोटोस्फेयर, और चौथा है कोरोना। तो ये काफी खतरनाक लेयर है, सबसे बड़ा लेयर। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है? तो सबसे बाहरी लेयर को कोरोना बोला जाता है। ये कोरोना वायरस याद रखिएगा, उसी के नाम पर वायरस का नाम कोरोना दिया गया था, क्योंकि उसमें स्पाइक होता था, प्रोटीन स्पाइक कोरोना में। आप लोग देखे होंगे, न्यूज में सब सुने होंगे। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सन का, उसको कोरोना नाम दिया गया था, और इसी वो के नाम से ही वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा था। कि कोरोना वायरस ऐसे ही दिखता था, वो साइंटिस्ट लोग जो उसका इमेज निकाले थे कंप्यूटर से, उसका क्या क्या डीएनए क्या क्या होता है उसके अंदर, वो सब निकाले थे। तो प्रोटीन स्पाइक्स मिला था इस तरह का, मतलब स्पाइक देख रहे हैं यहाँ पर, स्पाइक है पहले से भी। तो ये सब को कोरोना बोला जाता है, आउटर मोस्ट लेयर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? किस दिन को इंडिया में शॉर्टेस्ट डे होता है? तो ऑप्शन 1 दिया है 22 दिसंबर दिया है, ऑप्शन 2 दिया है मार्च 21, ऑप्शन 3 दिया है जून 22, ऑप्शन 4 दिया है September 23। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। यहाँ पर सबसे छोटा दिन इंडिया में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों होता है बहुत कुछ बताएंगे डिटेल में, आप लोग पेशेंस के साथ देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस? सोलर एक्लिप्स कब होता है? तो पहला दिया है व्हेन द सन इज बिटवीन द मून एंड अर्थ, व्हेन अर्थ इज बिटवीन द मून एंड सन, व्हेन मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, और दिया है व्हेन मून डज नॉट लाई इन द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, देखिए ये वाला, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, उसी टाइम में सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। यहाँ पर मिडिल में मून, इधर सन, इधर अर्थ। इसमें क्या होता है कि सन से जो लाइट आता है उसको ये मून क्या करता है कि कवर कर लेता है। तो अर्थ पर जो है कि वो यहाँ पर जो सन का पूरा है पोर्शन को हम लोग देख नहीं पाते हैं, कुछ पार्ट से कट जाता है, हम लोग इतना देख पाते हैं, इतना सारा पार्ट को। तो बोलते हैं कि इधर ग्रहण लग गया, इधर नहीं दिख रहा है कुछ। तो सोलर एक्लिप्स में हम लोग का वही था कि मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, और छोटा सा पार्ट सन का दिखाई देता है। कभी कोई पूरा सन भी कट जाता है, तो वो थोड़ा बहुत मोशन के कारण, अर्थ और मून ये सब का मोशन के कारण ऐसा होता है। कुछ देर के बाद जैसे वो थोड़ा सा रोटेशन किया, मतलब रिवॉल्यूशन किया, तो ये थोड़ा सा हट जाता है और मून यहाँ से, तो फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हम लोग को पूरा सन क्लियर दिखने लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़, हम लोग इस पर आगे और डिस्कशन करेंगे। तो ये इसका आंसर है करेक्ट, जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर? पहला ऑप्शन है कब इक्वेटर पर वर्टिकली गिरता है, सीधा सीधा गिरता है सन का लाइट। ऑप्शन 1 दिया है थ्रू आउट द ईयर, ऑप्शन 2 दिया है फॉर 6 मंथ, ऑप्शन 3 दिया है ट्वाइस ए ईयर, ऑप्शन 4 दिया है वंस ए ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वाइस ए ईयर, 2 बार ऐसा होता है जब वर्टिकली गिरता है सन अर्थ इक्वेटर पर। सनलाइट, सनशाइन, सन रे, जब सन का रे वर्टिकल इक्वेटर पर गिरता है, कब गिरता है देखिए। कितना बार होता है, ऐसा पॉसिबल है 2 बार होता है साल में, याद रखिएगा, ओनली 2 टाइम्स। ऑन 21st March and 23rd September, direct rays of sun fall on the equator. As this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called, also called equinox, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विनोक्स भी बोलते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि अर्थ का जो एक्सिस है, ये अर्थ का अपना रोटेशनल एक्सिस है, वो पूरा जो है कि इधर से इसका पैरेलल हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर से कुछ भी इसके तरह से कुछ एंगल नहीं बना रहा है, ये पूरा वर्टिकल है यहाँ पर। तो ये दो टाइम में पॉसिबल है, एक 21 मार्च को होता है, एक 23 सितंबर को अर्थ का रोटेशनल एक्सिस पूरा पैरेलल हो जाता है इधर से। तो यहाँ पर पूरा जो लाइट जाता है वो इक्वेटर पर पूरा परपेंडिकुलरली गिरता है। सिर्फ दो ही केस में, दो ही दिन में ऐसा होता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो फिलहाल आज इतना ही देखते हैं हम लोग। अगला वीडियो आ रहा है, और भी उसमें हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है और भी आगे अपग्रेड करते रहेंगे, और आप लोग को एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देने का हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए और वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, और उसमें और भी कुछ हो सकता है कि बढ़िया मिलेगा आप लोग के लिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल।